वेलकम टू द्रोणाचार्य आईएएस डेली न्यूज़पेपर वीडियो। आज है 24 नवंबर और हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के मस्ट रीड न्यूज़ आर्टिकल्स इस वीडियो में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। आज के पेपर की अगर हम बात करें तो मेजरली जो टॉपिक्स हैं उनकी रेपिटेशंस ही हुई हैं। ये टॉपिक्स हमने बहुत रिसेंटली काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए थे। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर रिपीटेड टुडे। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो रोल ऑफ गवर्नर से रिलेटेड है। तो हम लगातार इस इशू के ऊपर बात कर रहे हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपने गवर्नर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में प्ली फाइल की थी दैट द गवर्नर इज डिलेइंग द बिल, नॉट गिविंग द असेंट, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया है। क्या वर्डिक्ट आया है इसे हम जानेंगे। देन हमने बात की कि बहुत रिसेंटली नवंबर एंड में हमारे पास COP28 होने वाला है इन UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो वहाँ पे इंडिया की इक्विटी डिमांड क्या होगी, इसे लेकर आज के पेपर में एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आया है जो कि इक्विटी डिमांड के ऊपर फोकस करता है। तो इसको काफ़ी डिटेल में देखेंगे। हमारे इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक तो बेहद इंपॉर्टेंट है। देन आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव से हमारे पास कंबाला न्यूज़ में है। कंबाला जो कि एक ट्रेडिशनल बफेलो रेस है, ये न्यूज़ में आई है। कहाँ पे कंडक्ट होती है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, वो हम जानेंगे। नेक्स्ट हमारे पास चाइना के अंदर जो रेस्पिरेटरी इलनेसेस हैं उनका जो रेट है वो थोड़ा स्पाइक अप हुआ है और साथ ही में बच्चों में काफ़ी निमोनिया के केसेस भी मिल रहे हैं, जिसके चलते WHO ने चाइना से कुछ ऑफिशियल रिपोर्ट्स मांगी हैं ताकि क्लैरिटी मिल सके कि किस तरह का वायरस वहाँ पे प्रिवेल कर रहा है, किस तरह की रेस्पिरेटरी इलनेसेस हो रही हैं। उसे लेकर एक क्लैरिटी के लिए WHO ने चाइना से कहा है। और इसके अलावा आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो डिबेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है अबाउट द प्रो एंड कॉन्स ऑफ इट, एंड जिसके अंदर डीप फेक वीडियोस का जो इशू है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के पेपर में डीप फेक अलार्म के ऊपर भी एक अच्छा आर्टिकल आया है, इसे भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो रोल ऑफ गवर्नर की जब हम बात करते हैं तो जैसा कि हम पहले भी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कोई बिल पास करती है, अल्टीमेटली वो एक्ट तब बनता है जब गवर्नर उसे अपना असेंट देता है। गवर्नर के पास यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस होते हैं। वो तुरंत असेंट दे सकते हैं, वो अपना असेंट विदहोल्ड कर सकते हैं, वो बिल को रिटर्न कर सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के पास कि आप रिकंसिडर कीजिए, या फिर वो बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं। तो काफ़ी ऑप्शंस गवर्नर के पास होते हैं। तो इस रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर गवर्नर अपना असेंट विदहोल्ड करते हैं तो ऐसे केस में गवर्नर को बिल को जल्द से जल्द, एज सून एज पॉसिबल, उस बिल को लेजिस्लेचर को रिटर्न करना चाहिए विद अ मैसेज कि उसे वो रिकंसिडर करें। और यहाँ पे एक और चीज़ भी क्लियर की गई कि अगर सपोज करें कि बिल जो है वो रिकंसिडरेशन के लिए असेंबली को दिया गया, लेकिन असेंबली ने चाहे वो उसमें अमेंडमेंट करें या फिर अमेंडमेंट ना करें, उसके बाद वो दोबारा गवर्नर के पास अगर आता है तो गवर्नर हैज़ नो चॉइस और एनी डिस्क्रिशन, गवर्नर हैज़ टू गिव हिज असेंट टू इट। तो ये बात आप समझिए, पहली बार में अगर रिकंसिडरेशन के लिए भेजा, उसके बाद जब दोबारा लेजिस्लेचर बिल भेजता है, चाहे अमेंडमेंट हुई है चाहे नहीं हुई है, ऐसे केस में गवर्नर को अपना असेंट उस पर्टिकुलर बिल को देना होगा। देखिए, रोल ऑफ गवर्नर का जो इशू है ये बार बार रेज हो रहा है। अगर हम नवंबर मंथ की बात करें तो बिगनिंग में पंजाब गवर्नमेंट का जो केस था अगेंस्ट पंजाब्स गवर्नर दैट ही इज़ होल्डिंग बैक सम क्रूशियल बिल्स, वो रेज हुआ था। अभी हम तमिलनाडु के केस की बात कर रहे हैं। फिर हमने देखा कि रिसेंटली केरला ने भी अपने गवर्नर के अगेंस्ट वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने प्ली फाइल की है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केरला के गवर्नर से जवाब मांगा है कि वो क्यों बिल्स को डिले कर रहे हैं। तो ये जो रोल ऑफ गवर्नर जो है वो लगातार क्वेश्चन में है। हमारे पास जब हम गवर्नर की पावर्स की बात करते हैं तो सबसे बड़ा आर्टिकल जो कि हमने पहले भी बात की थी दैट इज आर्टिकल 200। तो अगर गवर्नर अपना असेंट विदहोल्ड करता है दैट इज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 200 ओनली। तो यहाँ से हम ये इन्फर कर सकते हैं कि अगर गवर्नर अपना असेंट विदहोल्ड करता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि येस, असेंट विदहोल्ड किया जा सकता है, बट देन गवर्नर हैज़ टू रिटर्न दैट पर्टिकुलर बिल बैक टू द लेजिस्लेचर एज सून एज पॉसिबल, ताकि जो भी अमेंडमेंट्स होनी है वो हो सके और जो बिल है वो पास हो जाए।
और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बात क्लियर की कि जो अल्टीमेट डिसीजन है वो लेजिस्लेचर के पास है, कि जो चाहे कोई अमेंडमेंट करनी है, कोई प्रपोजल अगर गवर्नर ने दिया है, जो एडवाइस गवर्नर की है, उसे एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, वो लेजिस्लेचर का अल्टीमेट डिसीजन है। लेजिस्लेचर इज़ द अल्टीमेट अथॉरिटी। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लियर किया कि अगर गवर्नर अपना बिल को विदहोल्ड करता है विदाउट डूइंग एनीथिंग, मतलब रिटर्न भी नहीं किया, असेंट भी नहीं दिया, प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व भी नहीं किया, बस विदहोल्ड करके रखा हुआ है विदाउट डूइंग एनी पर्टिकुलर एक्शन, तो ऐसे केस में यहाँ पे जो गवर्नर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्ट्रावेंशन में एक्ट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो गवर्नर है वो स्टेट का अनइलेक्टेड हेड है। गवर्नर इज द अनइलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, एंड यहाँ पे विदहोल्ड करके गवर्नर वर्चुअली एक वीटो प्रेजेंट कर रहा है टू द फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर। नाउ लेजिस्लेचर इज इलेक्टेड और उनकी ये ड्यूटी है ये बिल्स बनाना, हमारे पास एक्ट्स लेकर आना, लेकिन उसको पास ना करना, उसे विदहोल्ड करना, वर्चुअली वीटो लगाना, तो ये गवर्नर का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देन गवर्नर विल बी एक्टिंग इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दैट। क्योंकि अगर हम हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल देखें हम डेमोक्रेसी का, तो वो पार्लियामेंट्री पैटर्न ऑफ गवर्नेंस के ऊपर बेस करता है, तो उसमें हर तरह का ये प्रोसीजर फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक बड़ी जजमेंट जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिटी दी है कि गवर्नर का क्या रोल रहना चाहिए और क्या कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो UNFCCC का COP28 बहुत जल्द UAE में होने वाला है, जिसके चलते वहाँ पे इंडिया क्या इक्विटी डिमांड रेज कर सकता है, उसे लेकर ये आज के पेपर में बड़ा अच्छा आर्टिकल आया है। देखिए, हमारे पास 1992 में UNFCCC ने कहा था कि अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की पर कैपिटा एमिशन देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो उनकी सोशल और डेवलपमेंटल नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए धीरे धीरे इनकी जो ग्लोबल एमिशन है वो डेफिनेटली ग्रो होगी। देन UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को आइडेंटिफाई करता है, जैसे कि कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप एनवायरनमेंट पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप इसकी बात करते हैं कि जब हम क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट हमारी फाइट की बात करते हैं तो ये फाइट सबकी है, द फाइट इज़ कॉमन, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सबकी सेम नहीं है। वी हैव डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। डेवलप्ड वर्ल्ड जो डेवलपमेंट कर चुका है उनका, वो हिस्टोरिक पोल्यूटर्स हैं, हिस्टोरिकल एमिशंस हैं, उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। क्लाइमेट चेंज के नाम पे हम डेवलपिंग कंट्रीज़ जिन्होंने हिस्टोरिकली पोल्यूशन नहीं किया, हिस्टोरिकली कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन नहीं की, और जिनके लिए अभी अपनी सोशियो डेवलपमेंट ज़रूरी है, उन दोनों के बीच में सेम पैरिटी, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती। तो इसीलिए यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है कॉमन एंड डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और एक और यहाँ पे प्रिंसिपल ऐड किया जाता है, दैट इज़ रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटी प्रिंसिपल। तो मतलब हर स्टेट की डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़ इन टैकलिंग द क्लाइमेट चेंज। अब इसी को लेकर हमारे पास जब हम पेरिस एग्रीमेंट की बात करते हैं तो ग्लोबली ये एम सेट किया गया था। मेन एम ये था कि जो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, इस इंक्रीज़ को लिमिट किया जाएगा टू 2 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स के 2 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे ये जोर दिया गया कि एफर्ट्स कीजिए कि 1.5 डिग्री पर आप टेम्परेचर को लिमिट कर दीजिए। लेकिन हमारे पास रिसेंटली जो IPCC की असेसमेंट रिपोर्ट आई थी, 6th असेसमेंट रिपोर्ट, उसमें ये मेंशन किया गया कि हमारे पास हर 1000 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन से 0.45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है। तो मतलब यहाँ से ये क्लियरली नज़र आता है कि अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है, टेम्परेचर को लिमिट करना है, तो सिंपली हमें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है उसे रिड्यूस करना होगा। और यहाँ से क्वेश्चन में आता है ग्लोबल कार्बन बजट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म कि ग्लोबल कार्बन बजट है क्या। सी इट रेफर्स टू मैक्सिमम क्यूमुलेटिव ग्लोबल एंथ्रोपोजेनिक कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, कि मतलब ग्लोबली हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की मैक्सिमम इमिशन कितनी हो सकती है फ्रॉम द प्री इंडस्ट्रियल लेवल टू दीज इमिशंस रीचिंग नेट ज़ीरो। मतलब प्री इंडस्ट्रियल एरा से लेकर
नेट ज़ीरो एमिशंस तक हमारे पास मैक्सिमम ग्लोबली कार्बन डाइऑक्साइड कितनी एमिट हम कर सकते हैं। तो अगर हमें टेम्परेचर को एक स्पेसिफाइड लिमिट में रखना है, जैसे कि अगर हम कह रहे हैं कि हमें प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो इंक्रीज़ है वहाँ पे लिमिट करना है, तो उसे लिमिट करने के लिए हम मैक्सिमम कितनी कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कर सकते हैं, ये टोटल हमारा कार्बन बजट बनाता है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर हम प्री इंडस्ट्रियल लेवल से लेकर 2019 तक देखें तो हम कार्बन बजट का जो ग्लोबल कार्बन बजट है उसका 4/5 ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। जो बचा है दैट इज़ ओनली 1/5 इज़ रिमेनिंग, जिसके अंदर हमें हमारा जो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर जो हमने टारगेट सेट किया है उसे मीट करना है। और जब हम ग्लोबल कार्बन बजट की बात करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका शेयर डिसप्रोपोर्शनेटली बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द डेवलपिंग कंट्रीज़। स्पेशली हम साउथ एशिया की बात करें विच इंक्लूड्स इंडिया, अभी तक हमारे पास साउथ एशिया की जो कंट्रीब्यूशन रही है एमिशंस में दैट हैज़ बीन ओनली 4%। हालांकि वर्ल्ड की 24% पॉपुलेशन साउथ एशिया में रहती है। यहीं पे हमारा जो पर कैपिटा एमिशंस हैं वो भी एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ अमेरिका इवन वर्ल्ड एवरेज से भी काफ़ी ज़्यादा कम है। इस आर्टिकल में एक और बड़ी अच्छी चीज़ मेंशन की गई है कि ये जो कार्बन बजट है ये बेसिकली ग्लोबल रिसोर्स है, इट इज़ कॉमन टू द एंटायर वर्ल्ड, लेकिन ऑलरेडी इसका 4/5 एग्जॉस्ट कर चुका है और ये काफ़ी लिमिटेड अमाउंट में रह चुका है। और इसी कार्बन बजट का इक्विटेबल शेयरिंग हो दैट इज़ द कंसिस्टेंट फाउंडेशन ऑफ इफ वी टॉक अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ UNFCCC। तो यहीं पे हम इंडिया की भी बात कर रहे हैं कि इंडिया को भी ये रिकग्नाइज करना होगा कि इट हैज़ अ फेयर शेयर ऑफ कार्बन बजट, और कार्बन बजट हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक नेचुरल रिसोर्स है जो कि लगातार डिप्लीट हो रहा है क्योंकि इसे डेवलप्ड कंट्रीज़ पहले ओवर एक्सप्लॉइट कर चुकी हैं। तो यही बात की गई है कि ये जो अभी COP28 होने वाला है इसमें इंडिया को इस कार्बन बजट का फेयर शेयर डिमांड करना चाहिए, इक्विवेलेंट रिपेरेशंस की बात करनी चाहिए ताकि ग्लोबल ऑर्डर के अंदर फेयरनेस आ सके। हमने हिस्टोरिकली इमिशंस नहीं की, लेकिन अब क्लाइमेट चेंज के चलते ऐसा नहीं है कि हम हमारी सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को विदहोल्ड कर सकते हैं। हमने हमारी कल की वीडियो में क्लाइमेट फाइनेंस की बात की थी। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेवलपिंग कंट्रीज़ को असिस्ट करना, वो उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कार्बन शेयर, कार्बन बजट वो ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट कर चुके हैं। तो ये जो डिस्पैरिटी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में है इसे ख़त्म करना होगा और इसके लिए इक्विटी डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट्स अ वेरी गुड आर्टिकल। आई वुड रिकमेंड कि आप आज के पेपर में ये आर्टिकल ज़रूर पढ़ें। मूविंग अहेड, हमारा अगला न्यूज़ आर्टिकल आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अबाउट कम्बाला। जब हम कम्बाला की बात करते हैं तो ये ट्रेडिशनल बफेलो रेस है जो कि पैडी फील्ड्स में होती है। तो पैडी फील्ड्स के अंदर एक प्रॉपर स्लश बना दिया जाता है, मड बना दिया जाता है, जिसके अंदर ये बफेलो रेसिंग करवाई जाती है। देखें, ये कोस्टल जो कर्नाटका है हमारा, स्पेशली उडुपी और दक्षिण कन्नडा, वहाँ पे ये रेसेस होती हैं फ्रॉम नवंबर टू मार्च। ट्रेडिशनली कम्बाला रेस को तुलुवा लैंडलॉर्ड्स और हाउस होल्ड जो कि कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं वो इसे स्पॉन्सर करते हैं। तुलुवा पीपल आर बेसिकली एथनिक ग्रुप विच इज़ नेटिव टू सदर्न इंडिया एंड ये तुलु लैंग्वेज बोलते हैं। तो इस रेस के दौरान रेसर्स बेसिकली क्या करते हैं कि बफेलोज को कंट्रोल में लेकर आते हैं बाय होल्डिंग देयर रेन्स टाइट एंड विपिंग देम। तो इस तरीके से ये रेस की जाती है। ट्रेडिशनल फॉर्म में क्या था कि जो कम्बाला था ये नॉन कॉम्पिटिटिव था और बफेलो पेयर्स को रेस किया जाता था वन आफ्टर द अनदर इन द पैडी फील्ड्स। इसका मेन सिग्निफिकेंस ये था कि इसे एज अ थैंक्स गिविंग देखा जाता था टू द गॉड फॉर प्रोटेक्टिंग द एनिमल्स फ्रॉम डिजीजेस। सो दिस वॉज अ थैंक्स गिविंग टू द गॉड कि आपने हमारे एनिमल्स को डिजीजेस से बचाया। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एनिमल एक्टिविस्ट इस स्पोर्ट को काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते थे। दे आर्ग्यूड कि इस कम्बाला में एक्ट ऑफ क्रूरटी होती है ऑन द एनिमल्स विच आर नॉट फिजियोलॉजिकली सूटेड फॉर रेसिंग बट दे रन इन द रेस ड्यू टू द फियर ऑफ गेटिंग बीटन। अकॉर्डिंग टू द एक्टिविस्ट की जो इस तरह की जो ये कम्बाला जो रेस है इट वायलेट्स प्रिवेंशन ऑफ क्रूरटी टू एनिमल्स PCA एक्ट ऑफ 1960। ये जो PCA एक्ट है इट बेसिकली प्रिवेंट all those practices which involve unnecessary pain to the animals जो कि क्रूरटी को अमाउंट करता है।
अब इस इशू का अगर हम बैकग्राउंड भी देखें तो 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जलीकट्टू, बुलक कार्ट रेसेस, कंबाला जैसे इवेंट्स को बैन कर दिया था और इस जजमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंगली अपहेल्ड भी किया गया विद द लेजिस्लेशन ऑफ पीसीए कि ये एनिमल्स का फंडामेंटल राइट है कि आप उन्हें कंपैशन और डिग्निटी से ट्रीट करें और कोई अननेसेसरी पेन और सफरिंग उन्हें ना दें। हाउएवर यहाँ पे अगर हम पीसीए की बात करें, कर्नाटका की बात करें, तो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स कर्नाटका अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जो 2017 में आया था, उसने कंबाला इवेंट की ऑर्गेनाइजेशन को अप्रूव किया प्रोवाइडेड कि एनिमल क्रुएल्टी यहाँ पे ना हो। जो भी बुल्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके ऊपर किसी भी तरह की क्रुएल्टी ना की जाए, इसे देखते हुए कंबाला रेस को अलाउ किया गया। सो दैट्स व्हाई दिस एंटायर न्यूज़ आर्टिकल इज इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। सो WHO ने चाइना को एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट की है फॉर इन्फॉर्मेशन कि वहाँ पे कोई रेस्पिरेटरी इलनेस तो स्पाइक नहीं हो रही है और बच्चों के अंदर नमोनिया क्लस्टर्स तो इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे WHO ने एक अनस्पेसिफाइड मीडिया रिपोर्ट को साइट किया और साथ ही में एक ग्लोबल इन्फेक्शियस डिजीज मॉनिटरिंग सर्विसेज के अकॉर्डिंग चाइना के अंदर रेस्पिरेटरी इलनेसेस स्पाइक हो रही हैं और नदरन चाइना में स्पेसिफिकली बच्चों के अंदर नमोनिया क्लस्टर्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसके चलते WHO ने कहा कि वो अनक्लियर है कि बेसिक क्या सिचुएशन है चाइना के अंदर, जिसको लेकर चाइना से ऑफिशियल रिक्वेस्ट की गई है कि वो इसे लेकर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। बिकॉज WHO इज़ अनक्लियर कि जो रेस्पिरेटरी इलनेसेस इंक्रीज हो रही हैं ये किस तरह से लिंक्ड है, ये जो स्पाइक हो रहा है क्या ये कोई नया ग्लोबल आउटब्रेक है, ये किस तरह का फ्लू स्ट्रेन है, क्या ये नॉर्मल वायरसेस हैं कि क्या कुछ अनडायग्नोज तो नहीं जा रहा है इन दिस रेस्पिरेटरी इलनेसेस। तो क्योंकि कोविड-19 हमारे पास एक बड़ा पैंडेमिक अभी रिसेंटली हमने फेस किया है, जिसके चलते WHO चाइना से कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन मांग रहा है। मूविंग अहेड, सो रिसेंटली डीप फेक वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इशू को रेस कर रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर उसके प्रोज और कॉन्स की डिबेट काफ़ी ज़्यादा फ्लेम अप हो चुकी है आफ्टर फ्यू डीप फेक वीडियोज़ जो कि सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट हुई थी। हमने इस इशू के ऊपर काफ़ी डिटेल में पहले बात की है। हम जानते हैं कि ये जो डीप फेक वीडियोज़ हैं ये जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोडक्ट है, जो कि कुछ भी नया ऑलमोस्ट परफेक्टली बना सकता है, जो कि हमने देखा भी कि जो रश्मिका कंट्रोवर्सी हुई थी वहाँ पे हमने देखा कि ऐसी डीप फेक वीडियोज़ बन रही हैं जिसमें डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है कि रियल कौन सी वीडियो है और फेक कौन सी है। तो इससे जो मिस यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है फॉर पर्सनल अटैक वो यहाँ से रेज होता है। तो इसके चलते अवेयरनेस और विजिलेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। प्लस वी नीड टू इंडियन गवर्नमेंट हैज़ टू बिकम मोर विजिलेंट, ताकि ऐसे मेजर्स हम इम्प्लीमेंट कर सकें जिससे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड ऐसे इश्यूज़ को हम टैकल कर सकें। अभी तक हमारे पास प्रॉपर लेजिस्लेशन नहीं है जिससे कि हम डायरेक्टली डीप फेक या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्राइम्स को डील कर सकें, बट हम और अगर हमारे पास देखें तो वी हैव द नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन, इसे यूज़ किया जा सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000, IT एक्ट ऑफ 2000, इसका सेक्शन 66 यूज़ करके इन इश्यूज़ को टैकल किया जा सकता है। कॉपीराइट एक्ट और हमारे इंडियन पीनल कोड के प्रोविजंस को यूज़ करके एज ऑफ नाउ हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्राइम्स को डील करना होगा, जब तक कि हमारे पास एक प्रॉपर लेजिस्लेशन नहीं आ जाती। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।